देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 11 के 15 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। देखेंगे इसके क्वेश्चन। देखें तो रक्त के संगठित पदार्थों के अवयवों का वर्णन करें तथा प्रत्येक अवयव के एक प्रमुख कार्य के बारे में लिखें। और दूसरा प्रश्न है कि प्लाज्मा प्रोटीन का क्या महत्व है। प्लाज्मा प्रोटीन का क्या महत्व है। उसके बाद रक्त को एक संयोजी ऊतक क्यों मानते हैं। उसके बाद लसिका एवं रुधिर में अंतर बताइए। उसके बाद दोहरे परिसंचरण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्ता है। उसके बाद भेद स्पष्ट करें रक्त एवं लसिका में और खुला और बंद परिसंचरण तंत्र में। उसके बाद प्रकुचन तथा अनुशीथलन में। उसके बाद पीत तरंग तथा टी तरंग में करें। उसके बाद किसी रुकी के हृदय में विकासीय परिवर्तन का वर्णन करें। उसके बाद हम अपने हृदय को पेशी जनक क्यों कहते हैं। उसके बाद शीरा अलिंद पर्व क्यों कहा जाता है। उसके बाद है अलिंद निलय गांठ तथा अलिंद निलय बंडल का हृदय में क्या महत्व है। उसके बाद हर चक्र तथा हृदय निकास को परिभाषित करें। उसके बाद है कि हृदय ध्वनियों की व्याख्या करें। लास्ट क्वेश्चन है एक मानक ईसीजी को दर्शाएं तथा उसके विभिन्न खंडों का वर्णन करें। टॉपिक देखें तो शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। इसमें हम पढ़ेंगे रुधिर के बारे में, लसिका यानी उत्तक द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, परिसंचरण पथ और द्विपरिसंचरण हृदय क्रिया का नियंत्रण पढ़ेंगे और परिसंचरण से संबंधित रोग के बारे में पढ़ेंगे। अब तक आप यह सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। उत्तकों के सुचारू कार्य हेतु अवशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का लगातार निष्कासन आवश्यक है। अतः इन पदार्थों की कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक था। विभिन्न प्रणालियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। सरल प्रणाली जैसे स्पंज अवसिलेट्रेट बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं और जैसे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सकते हैं। जटिल प्रणाली इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं और मनुष्य सहित उच्च प्रणालियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाले सर्वाधिक सामान्य तरल है। और एक अन्य शरीर द्रव्य लसिका भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। और इस अध्याय में आप रुधिर और लसिका के संगठन एवं गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रुधिर के परिसंचरण को भी समझेंगे। रुधिर देखें तो रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य आधात्री यानी मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती है। प्लाज्मा के बारे में देखें। प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। और प्रद्रव्य में 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। और फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। और उसके बाद फाइब्रिनोजेन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। और उसके बाद ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्बुमिन का उपयोग पराशरणी संतुलन के लिए होता है। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे Na+, और Mg, उसके बाद HCO3, उसके बाद Ce1 इत्यादि भी पाए जाते हैं। और शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिडी की प्लाज्मा पाए जाते हैं। और उसके बाद रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। और बिना थक्का या स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। उसके बाद संगठित पदार्थ देखें। लाल रुधिर कणिकाएं श्वेताणु तथा पटिकाणु को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं और ये रक्त के लगभग 45% भाग बनाते हैं। उसके बाद रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिमी रक्त यानी 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिमी होती हैं। और वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मंजा में रहती है। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं के केंद्र नहीं मिलते हैं तथा इनकी आकृति उभय अवतल होती है और इनका लाल रंग एक लोहयुक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन
पाया जाता है और इन पदार्थों के श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश पहिया यानी लाल रक्त कणिकाओं की इन कब्रिस्तान में होती है। उसके बाद ल्यूकोसाइड को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम, औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर और रक्त होती है मिमी होती है और सामान्य ये कम समय तक जीवित रहती है। इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, ये कणिकाएं तथा श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें है कणिकाणु है तथा अकणक कोशिकाएं हैं और न्यूट्रोफिल आयोसिनोफिल और बेसोफिल कणिकाओं के प्रकार है, जबकि लिम्फोसाइड तथा मोनोसाइड कण कोशिकाएं के प्रकार हैं और श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक लगभग 60 से 65% तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम लगभग 0.5 से 1% होती है। यहाँ रक्त में 15.1 में रक्त में संगठित पदार्थ यहाँ पर दिया गया है। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8% भक्षण कोशिका होती है जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती है। बेसोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। और इयोसिनोफिल 2 से 3% संक्रमण से बचाती है तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है। और उसके बाद लिम्फोसाइड 20 से 25% मुख्य दो प्रकार की है और ये है बी तथा टी। बी और टी दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। प्रतिकारू यानी प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइड भी कहते हैं और ये मेगाकैरियोसाइड यानी अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़े में विखंडन में बनती है और रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 प्रति लाख प्रति घन मिमी होती है। और प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमने यानी स्कंदन में सहायक है। और प्लेटलेट के इस संख्या में कमी के कारण स्कंदन यानी जमाव में विकृत हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्त स्राव हो जाता है। रक्त समूह देखें, ब्लड ग्रुप देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न होते हैं और रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया जाता है, जिसमें से 2 मुख्य समूह ABO तथा RH का प्रयोग पूर्ण रूप विश्व में होता है। उसके बाद देखें ABO समूह देखें। ABO समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर 2 प्रतिजन या एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होती है। ये एंटीजन A और B है 2 प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं को प्रेरित करता है। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में 2 प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी यानी शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ है जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। और 4 रक्त समूह A है, B है, उसके बाद AB है, उसके बाद O में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हैं और जिसको तालिका 15.1 में दर्शाया गया है। यहाँ तालिका में है रक्त समूह तथा रक्तदाता संयोजकता है। A समूह वाले लाल रुधिर कणिकाओं का प्रतिजन A है और प्लाज्मा में प्रतिरक्षी इनकी एंटी B है और रक्तदाता समूह AO है, ऐसे दिया गया है। उसके बाद दाता एवं ग्राही या आदाता के रक्त समूहों का रक्त चढ़ाने से पहले सार्वजनिक पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए, जिससे रक्त स्कंदन एवं RBC के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां न हो। और दाता संयोज्यता तालिका 15.1 में दर्शाई गई है। उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि रक्त समूह वो एक सार्वदाता है जो सभी समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है। रक्त समूह
ए बी सर्वदाता है जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। RH समूह देखिए एक अन्य प्रतिजन या एंटीजन RH है जो लगभग 80% मनुष्य में पाया जाता है तथा यह RH एटीजेन सीरेस बंदर में पाए जाने वाले एटीजेन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें RH एटीजेन होते हैं एटीजेन होते हैं उसको RH अनुसहित और जिसमें यह नहीं होता है उसे RH हीन कहते हैं। यदि RH रहित से व्यक्ति के RH रहित व्यक्ति के रक्त को RH सहित पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है तो व्यक्ति में RH प्रतिजन RH और RH से भी E के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है और अतः रक्त आदान प्रदान के पहले RH समूह को मिलाना भी आवश्यक है। एक विशेष प्रकार के RH आयुग्यों को एक गर्भवती माता एवं उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण के RH प्लस भी E के बीच पाई जाती है और अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का RH एटीजन गर्भता में माता के RH माइनस भी E को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के RH माइनस भी E रक्त से शिशु के RH प्लस भी E रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। इसी दशा में माता के रक्त में RH प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। यदि परिवर्तित गर्भावस्था होती है तो रक्त में भ्रूण के रक्त में RH प्रतिरक्षी का रिसाव हो जाता है और इससे भ्रूण की लाल रुधिका कणिकाएं नष्ट हो जाती है। यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकता है या उसे खून की कमी और पीलिया हो सकती है। ऐसी ही दशा को हम गर्भ रक्ताणुकोरकता कहते हैं और इस स्थिति में बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद RH प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। और रक्त स्कंदन यानी रक्त का जमाव देखें। किसी चोट या घाव की प्रतिक्रिया स्वरूप एक रक्त स्कंद होता है और यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रुकती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट घात या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल और भूरे रंग का रुझागसा अवश्य देखा होगा। यह रक्त का स्कंदन या थक्का है जो मुख्यतः फाइब्रिन धागे के जाल से बुनता है और इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ की उलझे हुए होते हैं और उसके बाद फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है और थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथोबिन से होती है और इसके लिए थ्रोबोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक एंजाइम प्रतिक्रिया की श्रृंखलाएं से बनाता है और यह चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट को विशेष कारकों को मुख्य करने के लिए प्रेरित करती है जिनसे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रतिक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद लसिका यानी ऊतक द्रव्य के बारे में देखें तो लसिका के बारे में देखें। रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकलते हैं। अब इस तरल को अंतरालीय द्रव्य या ऊतक द्रव्य कहते हैं। इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज जलवर पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव्य से होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र कहलाता है और इस द्रव्य को एकत्र कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है और लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव्य या तरल को लसिका कहते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव्य है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइड मिलते हैं और लिम्फोसाइड शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। लसिका पोषक पदार्थ हार्मोन आदि के संवहन के लिए महत्वपूर्ण होती है। आंत्र अंकुरन में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। परिसंचरण पथ देखिए। परिसंचरण दो तरह के होते हैं जो खुला एवं बंद होता है। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा यानी संधिपाद तथा मोलस्का में पाया जाता है जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्तवाहिकाओं में पंप किया
जाता है, जो कि रक्त स्थान यानी कोटरों में भी खुलता है। और एक कोटर वस्तुतः देह गुहा होती है और एनेलिडा तथा केशरुकी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से बड़ी रक्त वाहिनियों के जाल में होती है। और इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है। और सभी केशरुकी में कक्षों में बना हुआ पेशी हृदय होता है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होती है, जिसमें एक अलिंद तथा एक नीले होते हैं। उभयचर तथा सरीसृप टेप्टाइल का यानी मगरमच्छ को छोड़कर हृदय 3 कक्षों से बना होता है, जिसमें 2 अलिंद तथा एक नीले होता है, जबकि मगरमच्छ पक्षियों तथा स्तनधारियों में हृदय 4 कक्षों का बना होता है, जिसमें 2 अलिंद तथा 2 नीले होते हैं। मछलियों में हृदय भी ऑक्सीजनित रुधिर बाहर को पंप करता है, जो कुलुम्ब द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है तथा वहां से विऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है। इस क्रिया का एकल परिसंचरण कहते हैं। उभयचरों और सरीसृप में बायां अलिंद क्लोम फेफड़ों त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होती है तथा दाहिना अलिंद शरीर के दूसरे भागों में भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त होती है, लेकिन वे रक्त को नीले में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पक्षियों एवं स्तनधारियों में ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं एवं दाएं अलिंदों में होता है, जहां से वह उसी क्रम में बाएं दाएं एवं दाएं नीलेयों में जाता है और नीले बना रक्त को मिलाए उन्हें पंप करता है। अर्थात 2 तरह के परिसंचरण पथ इन प्राणियों में मिलते हैं, अतः इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। अब हम मानव के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे। मानव परिसंचरण तंत्र देखें तो मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षों में बना पेशीय हृदय खांसित बंद रक्तवाहिनियों का एक जाल रक्त एवं तरल समाहित होता है, यानी रक्त में बहने वाला एक तरल है, जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से इस अध्याय के पूर्ववर्ती पृष्ठ में पढ़ चुके हैं। और हृदय देखें, हृदय की उत्पत्ति मध्य भजन स्तर यानी मेसोडर्म से होती है तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में उपस्थित होती है और यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका होता है और यह बंद मुट्ठी के आकार की होती है और यह एक दोहरी भित्ति के झिल्ली थैली हृदयवर्णी द्वारा सुरक्षित होती है, जिसमें हृदयवर्णी द्रव्य पाया जाता है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर की ओर जाते हैं और जिन्हें अलिंद कहते हैं, और तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, जिन्हें नीलय कहते हैं। और एक पतली पेशीय भित्ति जिसके अंतर अलिंदों यानी पट कहते हैं, दाएं एवं बाएं अलिंदों को अलग करती है, जबकि एक मोटी भित्ति जिन्हें अंतर नीलय कहते हैं और जो बाएं एवं दाएं नीले को अलग करती है। अपनी अपनी ओर के अलिंदों एवं नीले एक मोटे विदेशीय ऊतक, जिससे अलिंद नीले पट द्वारा पृथक रहते हैं। हालांकि इन पटों के एक छिद्र होते हैं जो एक ओर के दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने अलिंद और दाहिने नीले के यानी रंध्र पर 3 पेशी पलों या बलनों से युक्त एक वल्ब पाया जाता है, जिन्हें ट्राइस्पीड यानी त्रिवलनी कपाट या अनुबाल्य कहते हैं। और बाएं अलिंद तथा बाएं बाएं नीले के रंध्र पर एक द्विवलनी कपाट या मेट्रिल कपाट पाया जाता है। दाएं तथा बाएं नीले से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी का निकास द्वारा अर्धचंद्र कपाटिकर से युक्त रहता है और हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देता है, अर्थात अलिंद से नीले और नीले से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी में और कपाट वापस या उल्टे प्रवाह को रुकते हैं।
यह हृदय पेशियों से बनता है। यह हृदय पेशियों से बनता है। नीलों की भित्ति अलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी न्यास जिसे नोडल ऊतक कहते हैं उसमें हृदय भी पाया जाता है। और इस ऊतकों का एक डिब्बा दाहिने अलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित रहता है जिसे शिरा अलिंद दर्पव कहते हैं। और इस ऊतक का दूसरा पिंड दाहिने अलिंद में नीचे की कोने पर अलिंद नीले कट के पास में स्थित रहता है जिसे अलिंद नीले पर्व कहते हैं। और नोडल यानी ग्रंथिल रेशों का एक बंडल जिसे अलिंद नीले बंडल यानी ए भी बंडल भी कहते हैं। और अंतर नीले पट के ऊपरी भाग में अलिंद नीले पर्व से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही दो दाई एवं बाई शाखाओं में विभाजित होकर अंतर नीले पट के साथ पार्श्व भाग में जाता है। इन शाखाओं में से संक्षिप्त रेशे निकलते हैं जो पूरे नीलयी पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैलते हैं जिसे पुरकिंजे तंतु कहते हैं। नोडल ऊतक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होती है और इन स्व उत्तेजनशील कहते हैं इन्हें। और हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। शिरा अलिंद पर्व यानी गांठ सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा करते हैं। यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है तथा हृदय के लयात्मक संकोचन को प्रारंभ करता है तथा बनाए रखता है। और इसलिए इसे गति प्रेरक यानी पेस मेकर कहते हैं। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन का 70 से 75 प्रति मिनट होती है यानी औसतन 72 स्पंद प्रति मिनट। उसके बाद हृदय चक्र क्या है देखें। तो हृदय काम कैसे करता है आओ हम जानते हैं। प्रारंभ में माना कि हृदय के चारों कक्ष शिथिल अवस्थाओं में है अर्थात हृदय अनुशीथिलन अवस्था में है। और इन समय त्रिविलन या द्विविलन कपाट खुले रहते हैं जिससे रक्त फुफ्फुस शिरा तथा महाशिरा में क्रमशः बाएं तथा दाएं अलिंद से होता हुआ बाएं तथा दाएं निलय में पहुंचता है। अर्ध चंद्रपट्टिकाएं इस अवस्थाओं में बंद रहती है। अब शिरा अलिंद पर्व क्रिया विभव पैदा करते हैं जो दोनों अलिंदों को प्रेरित कर अलिंद प्रकुचन पैदा करती है। इस क्रिया से रक्त का प्रवाह नीलय का लगभग 30% बढ़ जाता है। नीलय में क्रिया विभव का संचालन अलिंद नीलय यानी पर्व तथा अलिंद नीले बंडल द्वारा होती है जहाँ से भिज के बंडल इसे नीलयी पेशी न्यास तक पहुँचाता है और इसे कारक नीलयी पेशियों में संकुचन होते हैं अर्थात नीले प्रकुचन। इस समय अलिंद विश्राम अवस्था में होती है और इसे अलिंद की अनुशीथलन कहते हैं जो अलिंद प्रकुचन के साथ साथ होता है। नीलयी प्रकुचन नीलयी दाब बढ़ जाता है जिसके त्रिवलनीय कपाट बंद हो जाते हैं अतः रक्त विपरीत दिशा अर्थात अलिंद में नहीं जाता है। जैसे कि नीलयी दबाव बढ़ता है अर्धचंद्र का पेटिकाएं जो फूसीय धमनी यानी बाईं ओर तथा महाधमनी यानी दाईं ओर पर स्थित होती है खुलने के लिए मजबूर हो जाती है जिसके रक्त इन धमनियों से होता हुआ परिसंचरण मार्ग में जाता है। नीलय अब शिथिल हो जाता है तथा इसे नीलयी अनुशीथिलन कहते हैं और इस तरह नीलय का दाब कम हो जाता है जिससे अर्धचंद्र पट्टिका बंद हो जाती है जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह नीलय में नहीं होता है। नीलयी दाब और कम होता है अतः अलिंद में रक्त का दाब अधिक होने के कारण त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट खुल जाते हैं। इस तरह शिराओं से आए हुए रक्त का प्रवाह अलिंद से पुनः नीले में शुरू हो जाती है और नीले तथा अलिंद एक बार पुनः जैसे कि ऊपर लिखा गया है शिथिला अवस्था में चले जाते हैं और शिरा अलिंद दर्व यानी कोटरा लिंद गांठ पुनः क्रिया विभव पैदा करती है तथा उपयुक्त वर्णित से सारी क्रियाओं को दोहराती है जिससे यह प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती है। एक हृदय स्पंदन को
हृदय चक्र कहते हैं तथा इस क्रिया में दोनों अलिंदों तथा दोनों लीलयों का प्रकुचन एवं अनुशीथीलन सम्मिलित होते हैं। जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है कि हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है और अर्थात 1 मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। इससे एक चक्र का समय 0.8 सेकेंड निकाला जा सकता है। प्रत्येक हृदय चक्र में नीले 70 मिलीमीटर रक्त पंप करता है, जिससे प्रवाह आयतन कहते हैं। प्रवाह आयतन को हृदय दर से गुणा करने पर हृदय निकास कहलाता है। इसलिए हृदय निकास प्रत्येक नीले द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है, और जो एक स्वस्थ मात्रा में औसतन 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर होती है। और हम प्रवाह आयतन तथा हृदय दर को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। इससे हृदय निकास भी बदलता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी या धावकों का हृदय निकास सामान्य मनुष्य से अधिक होता है। हृदय चक्र के दौरान दो महत्वपूर्ण ध्वनियाँ स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जा सकती है। प्रथम ध्वनि त्रिवलनी तथा द्विवलनी कपाट में बंद होने से संबंधित है, जबकि दूसरी ध्वनि अर्धचंद्र कपाट के बंद होने से संबंधित है। इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सीय निदान में बहुत महत्व है। उसके बाद देखें विद्युत हृदय लेख देखें। आप शायद अस्पताल के टेलीविजन के दृश्य से चिर परिचित होंगे। अब कोई बीमारी व्यक्ति हृदयाघात के कारण निगरानी मशीन यानी मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है। तब आप पीप 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 और पीपी की आवाज़ सुन सकते हैं। और इस तरह की मशीन का उपयोग विद्युत हृदय यानी ECG प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और ECG हृदय चक्र के विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। बीमार व्यक्ति के मानक ECG से प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड्स यानी दोनों कलाइयों तथा बाईं ओर की एड़ी जोड़कर लगातार निगरानी करके प्राप्त कर सकते हैं। और हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों को शीनों से जोड़ा जाता है। यहाँ हम केवल मानक ECG के बारे में बताते हैं। ECG के प्रत्येक चरमोत्कर्ष को P से T तक दर्शाया जाता है, जो हृदय की विशेष विद्युत क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। P तरंग को अलिंद के उद्दीपन या मृदुवन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे दोनों अलिंदों का संकुचन होता है। और उसके बाद QRS सम्मिलित निलय के ध्रुवण को प्रस्तुत करता है, जो निलय के संकुचन का शुरू करता है। संकुचन क्यू तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है, जो प्रकोचन यानी सिस्टोल की शुरुआत का द्योतक है। टी तरंग नीले का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। और टी तरंग अंतः प्रकोचन अवस्था की समाप्ति का द्योतक है। स्पष्टता एक निश्चित समय में QRS सम्मिश्र की संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय स्पंदन दर की निकाली जा सकती है। यदि भी तरह तरह के व्यक्तियों की ECG संरचना एवं आकृति सामान्य होती है, इस आकृति में कोई परिवर्तन किसी संभावित सामान्यताएं अथवा बीमारी को इंगित करती है, अतः यह इसकी चिकित्सीय महत्ता बहुत ज़्यादा है। उसके बाद द्विसंचरण देखें यानी डबल सर्कुलेशन के बारे में देखते हैं। रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग से रक्तवाहिनियों धमनियों एवं शिराओं में बहता है, और मूल रूप से प्रत्येक धमनी और शिरा में 3 परतें होती हैं। अंदर की परत शल्य की अंतःछादित ऊतक, अतः अस्तर संकुचन, चिकनी पेशियों एवं लचीले रेशे के युक्त मध्य संकुचन, कंचुक एवं कोलेजन रेशे से युक्त रेशेदार संयोजित ऊतक, बाह्य कंचुक शिराओं में मध्य कंचुक अपेक्षाकृत पतला होती है। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दाहिने नीले द्वारा पंप किया गया रक्त फुफ्फुसीय धमनियों में जाती है, जबकि बाएं नीले में रक्त महाधमनियों में जाता है। और ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होकर फुफ्फुस शिराओं से होता हुआ बाएं अलिंद में जाता है। और यह संचरण तथा फुफ्फुस संचरण कहलाता है। ऑक्सीजन
निर्मित रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनी, धमनियों का कोशिकाओं से होता हुआ ऊतकों तक जाता है और वहाँ से ऑक्सीजन रहित होकर शिरा, शिराओं तथा महाशिरा से होता हुआ दाहिने अलिंद में जाता है। यह एक क्रमबद्ध परिसंचरण है। यह क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाता है तथा वहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऊतकों से दूर ले जाता है। और एक अनूठी संवहनी संवर्धता आहार नाली तथा यकृत के बीच उपस्थित होता है, जिससे यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और यह यकृत निवाहिका शिरा रक्त को उसके पहले की वह क्रमबद्ध परिसंचरण में आंत्र से युक्त कर सकती है। हमारे शरीर में एक विशेष हृदय परिसंचरण तंत्र यानी कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है, जो रक्त सिर्फ को वो हृदय पेशी न्यास तक ले जाता है तथा वापस लाता है। हृदय क्रिया का नियमन देखें। हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन आंतरिक होती है, अर्थात विशेष पेशी ऊतक यानी नोडल ऊतक द्वारा स्व नियमित होती है। इसलिए हृदय को पेशी जनक यानी मायोजनित कहते हैं। और मेडुला ओब्लांगाटा के विशेष तंत्रिका केंद्र स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा हृदय की क्रियाओं को संयमित कर सकते हैं। अनुकंपीय तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रीय संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ा देता है और नलीय संकुचन को संदृढ़ बनाते हैं, अतः हृदय निकास बढ़ जाता है। दूसरी तरफ पुरानुकंपी तंत्रिकीय संकेत हृदय स्पंदन एवं क्रिया विभव की संवहन गति कम करते हैं, अतः यह हृदय निकास को कम करते हैं। अधिवृक्क अंतरस्था का हार्मोन भी हृदय निकास को बढ़ा सकता है। परिसंचरण की विकृतियाँ देखें। उच्च रक्तदाब, तनाव देखें तो उच्च रक्त तनाव, अति तनाव रक्तदाब की वह रास्ता है जिसमें रक्तचाप सामान्य 120 से 80 से अधिक होता है। और उसके बाद इस मापदंड में 120 मिमी Hg यानी किलोमीटर में मरकरी दबाव को प्रकोचन या पंपिंग दाब और 80 मिमी Hg के अनुशीथलन या विराम काल रक्तदाब कहते हैं। और यदि किसी का रक्तदाब बार बार मापने पर भी व्यक्ति 140 और 90 या इससे अधिक होता है तो वह अति तनाव प्रदर्शित करता है। उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क तथा वृक्क जैसे अंगों को प्रभावित करता है। हृदय धमनी रोग देखें, CAD देखें तो हृदय धमनी बीमारी या रोग को प्रायः एथिरोकंडीय के रूप में संदर्भित करते हैं, जिससे हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनिकाओं प्रभावित होती है। यह बीमारी धमनी के अंदर कैल्शियम वसा तथा अन्य रेशीय ऊतकों के जमा होने से होता है, जिनमें धमनियों की अवकाशिका संकरी हो जाती है। उसके बाद हृदय शूल देखें, एंजाइना देखें तो इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। और हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तब सीने में दर्द होता है और जो एंजाइना की पहचान है। और हृदय शूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकते हैं, लेकिन मध्यावस्था तथा वृद्धावस्था में यह सामान्य होता है और यह अवस्था रक्त बहाव के प्रभावित होने से होता है। उसके बाद हृदय पात देखें यानी हार्ट फेल्योर देखें। हृदय पात वह अवस्था है जिससे हृदय शरीर के विभिन्न भागों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है और इसको कभी कभी संकुलित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि फुफ्फुस का संकुलन हो जाना भी उस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। हृदयपात ठीक हृदय घात की भांति नहीं होता है, यानी हृदय घात से हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात से हृदय पेशी की रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से यकायक क्षति पहुंचती है। सारांश देखें कि शुरू की रक्त यानी द्रव्य संयोजी ऊतक को पूरे शरीर में
संचालित करते हैं, जिसके द्वारा आवश्यक पदार्थ पेशिकाओं तक पहुंचता है तथा वहां से अवशिष्टों के शरीर से बाहर निकलते हैं। दूसरा द्रव्य जिससे लसिका उत्तक द्रव्य कहते हैं, उसे भी कुछ पदार्थों को अभिगमित करता है। रक्त द्रव्य आधात्री प्लाज्मा और तथा संगठित पदार्थों से बनता है और लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स संगठित पदार्थों का हिस्सा है। मानव का रक्त 4 समूहों में बटा हुआ है, वो है ए बी और ओ से वर्गीकृत किया गया है। इन वर्गीकृतों का आधार लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर 2 एंटीजन ए तथा बी का उपस्थित अथवा अनुपस्थिति होना है और दूसरी वर्गीकरण लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर RH घटक की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति का किया गया है। और उत्तक की कोशिकाओं के मध्य एक द्रव्य पाया जाता है जिसे उत्तक द्रव्य कहते हैं। इस द्रव्य को लसिका भी कहते हैं, जो रक्त के समान होती है, परंतु इसमें प्रोटीन कम होती है तथा संगठित पदार्थ नहीं होते हैं और सभी केशिरुकियों तथा कुछ केशिरुकियों में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। हमारी परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत पेशीय पंपिंग अवयव, हृदय वाहिकाओं को उजाल तंत्र तथा द्रव्य रक्त आदि सम्मिलित होते हैं। हृदय में 2 अलिंद तथा 2 नीले होते हैं और यह पेशी न्यास स्वर उत्तेजनीय होती है। शिरा अलिंद एवं यानी कोटरालिंद गांठ NaSAN अधिकतम संख्या में प्रति मिनट 70 से 75 मिनट तक होती है, क्रिया विभव की उत्पन्न करती है और इस कारण यह हृदय की गतिविधियों की गति निर्धारित करती है। इसलिए इसे पेस मेकर यानी गति प्रेरक कहते हैं। अलिंद द्वारा पैदा किया गया विभव और इसके बाद निलयों की आकुंचन का अनुकरण अनुशीतलन द्वारा होता है। यह प्रकुंचन रक्त के अलिंद से निलयों की ओर बहाव के लिए दबाव डालता है और वहां से फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी तक ले जाता है। हृदय की इस क्रमिक घटना को एक चक्र के रूप में बार बार दोहराया जाता है, जिसे हृदय चक्र कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट ऐसे 72 चक्रों को प्रदर्शित करता है। एक हृदय चक्र के दौरान प्रत्येक नीले द्वारा लगभग 70 मिली रक्त हर बार पंप किया जाता है। इससे स्ट्रोक या विस्पंदन आयतन कहते हैं। हृदय के नीले द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त आयतन को हृदय निकास कहते हैं और यह स्ट्रोक आयतन तथा स्पंदन दर के गुणक बराबर होते हैं। यह प्रवाह आयतन प्रति मिनट हृदय दर के बराबर होते हैं, यानी लगभग 5 लीटर के बराबर होते हैं। और हृदय में विद्युत क्रिया का उल्लेख विद्युत हृदय आलेख मशीन के द्वारा किया जाता है और उसके बाद तथा विद्युत हृदय आलेख को ECG कहते हैं, जिसका चिकित्सीय महत्व है। और उसके बाद हम पूर्ण दोहरा संचरण रखते हैं, अर्थात 2 परिसंचरण पथ मुख्यतः फुफ्फुसीय तथा देहित होते हैं और फुफ्फुसीय परिसंचरण में ऑक्सीजनित रहित रक्त को दाहिने निलय से फेफड़ों में पहुंचाया जाता है, जहां पर यह रक्त ऑक्सीजनित होता है तथा फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाह्य अलिंद में पहुंचाता है। देहित परिसंचरण में बाह्य नीले में ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी द्वारा शरीर के ऊतकों तक पहुंचाया जाता है तथा वहां से ऑक्सीजन रहित रक्त को ऊतकों से शिराओं के द्वारा दाहिने अलिंद में वापस पहुंचाया जाता है। यद्यपि हृदय स्व उत्तेज्य होता है, लेकिन इसकी क्रियाशीलता को तंत्रिकीय तथा हार्मोन की क्रियाओं से नियमित किया जा सकता है।